सांप कैसे चलता है? रेंगते। कैसे? कोई इस पे एक बताओगे कैसे चलता है? कोई भी एक बताओ, सांप कैसे चलता है? अच्छा, इस तरह रेंगता हुआ सांप ऐसे चलता है, तो उसको क्या नाम दिया? विसर्प। एक चित्र देखेंगे, अभी हमारा जो पाठ चल रहा है वो नदी चल रहा है, नदी अपवाह और यानी कि नदी, ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, जरा बताएं। इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? नदी जहाँ से निकल रही है वो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे दिख रहा है ना कि पहाड़ से नदी निकलते हुए उतरते हुए किस ओर आ रही है? जब नदी पहाड़ से उद्गम होता है, उसका पहाड़ से वो बहती हुई आती है तो नीचे मैदानी भाग में आती है, ठीक है। तो इसमें हम देखो, हम यहाँ देख सकते हैं कि पहाड़ से आ रही है तो नीचे उसका धीरे धीरे नदी का जो अपवाह है वो बढ़ता जा रहा है, यही है ना। तो ये पहाड़ों से निकल कर नदी कहाँ आ रही है? मैदानी भाग, ठीक है। जब पहाड़ से नदी नीचे की ओर आती है तो उसका जो प्रवाह है, उसका जो वेग है, बहने का जो गति है वो कम है रहेगी कि ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी। जब पहाड़ से निकलेगी तो उसका वेग ज्यादा तीव्र रहेगा, और जब वो मैदान की ओर आएगी तो उसका जो तीव्र है, उसका जो वेग है, उसका जो प्रवाह है वो कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऊंचाई से ढलान से जब आएगा तो गति बढ़ेगी, और जब मैदानी भाग में आता है तो पानी फैल भी जाता है, ठीक है ना। पानी फैलता है और उसका जो गति है, उसका जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा? नदी जब पहाड़ों से आती है तो लगभग वो सीधी बहती है। पहाड़ों पर आड़ी तिरछी हमें कम दिखाई देगी, लेकिन जब वही नदी मैदानी भाग में आती है तो कैसे बहती हुई दिखती है हमें? जब वो मैदानी भाग में आती है तो कैसे बहती हुई दिखाई देगी? हाँ, आड़ी तिरछी, है ना। जैसे सांप, अभी जो शब्द आया था सर्प, विसर्प। सांप रेंगता है ना, रेंगता है, आगे की ओर बढ़ता है, फैलता है। ये जो विसर्प शब्द है इसका एक दो और भी अर्थ है। अगर हम इसको भूगोल के अर्थ में समझेंगे विसर्प को, तो इसका अर्थ नदी का सांप की तरह आगे की ओर बढ़ना, एक अर्थ तो ये निकल के आ रहा है। इसका एक और अर्थ है और वो है चिकित्सा क्षेत्र में। विसर्प एक प्रकार का चर्म रोग भी है। क्या है? जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फैलता रहता है, चर्म रोग की तरह, ठीक है। तो चिकित्सा में विसर्प का अर्थ बदल जाता है, लेकिन यहाँ हम उसको सोशल साइंस में, भूगोल में अगर पढ़ रहे हैं नदी के संबंध में, तो नदी का विसर्प यानी कि सांप की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। अब कौन बताएगा कि नदी किस तरह से मैदानी भागों में चलती है? कोई भी यहाँ जरा एक चित्र बना करके हमें दिखाए, कोई भी बताओ चित्र बना करके। ये मान लें हम कि मैदानी भाग है और यहाँ से नदी का अपवाह मिलते है, नदी यहाँ से निकल करके जा रही है, इसको हम मान लेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से नदी का उद्गम हुआ है और यहाँ से नदी सीधे कहाँ आएगी? इस मैदानी भाग में। तो जरा कोई नदी का एक प्रवाह क्षेत्र बना करके दिखाए इसमें कि नदी कैसे बहती हुई दिखाई देगी, बताएं। कोई भी मतलब बता सकता है? बता। हाँ, यहाँ से नदी निकली है तो उसका प्रवाह किस ओर जाएगा और कैसे जाएगा वो हम देखेंगे। देखो, बहुत बढ़िया। और किसी को बनाना है क्या? नदी का प्रवाह, अब इस प्रकार से नदी जो है प्रवाहित होती है। एक तो चित्र बहन ने यहाँ बताया कि इस तरह से, और कोई बताएगा? तुम बताओ, नदी का प्रवाह क्षेत्र बताओ किस तरह से बहती हुई दिखे। हाँ, ठीक है। हाँ, जैसा हमें पता है, जैसा देखा है, जैसा हम जानते हैं, सीधी बहेगी क्या मैदान में? कहाँ है आड़ी तिरछी? और बताएं जरा, और कोई बनाएगा? थोड़ा गहरा बनाओ ताकि दिखाई भी दे, है ना। गहरा बनाए जरा। कृष्णा बता रहा है कि इस तरह से बहती हुई आड़ी तिरछी, है ना, सांप की तरह वो बहती है। अच्छा, जैसे कि नदी अगर वो सीधी, बहुत ज्यादा उसमें सांप की तरह वो फैलती हुई ना जाएगी, अगर वो सीधी भी जाएगी, लेकिन बाद में वो विसर्प का रूप ले लेती। क्यों लेती है? बाद में नदी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पहले जब नदी का उद्गम हुआ था उस समय बहुत आड़ी तिरछी नहीं बहती है, लेकिन बाद में उसका जो प्रवाह है वो सांप की तरह ऐसा रेंगते हुए चलती है। उसके पीछे कारण क्या है? हमने देखा होगा कि जो नदी के किनारे होते हैं वो किनारे क्या होते हैं? पानी के कारण क्या होते हैं? नदी के जो किनारे होते हैं पानी के कारण कटते हैं, अपर्दन जिसको कहते हैं, नदी का अपर्दन।
है ना, मिट्टी का अपरदन जिसको कहते हैं ना, तो किनारे कटते हैं। अब जैसे इधर बहेगी तो पानी के प्रवाह के कारण धीरे धीरे काटते हुए क्या करेगी वो नदी, उस भूभाग को वो तिरछा बना दे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब पानी का प्रवाह बढ़ेगा तो फिर से वो तिरछा बना करके और इस तरह से वो अपने रास्ते खुद बदलती हुई निकल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे पानी का फैलाव होता जाएगा, पानी के प्रवाह के कारण और उसका जो फैलाव होता है, जैसे ना विसर्प यानी कि फैलना, रेंगना, बढ़ना, तो धीरे धीरे क्या करता है वो मिट्टी कटती जाती है और उसके कारण उसके किनारे जो है फैलते जाते हैं, जिसके कारण उसमें जो क्या करते हैं मोड़ पड़ जाते हैं, विसर्प बन जाते हैं, यानी कि सांप की तरह वो उसमें क्या बनते हैं, सांप की तरह, विसर्प की तरह, सांप की तरह वो इस तरह से रेंगते हुए वो आगे की ओर बढ़ती है। तो ये है नदी का विसर्प। पहला वाला भाग क्लियर हो गया हमारा। नदी विसर्प क्या है? मैदानी भाग में नदी, जब नदी का जो प्रवाह होता है वो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है नदी, है ना, उसका प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण जब मिट्टी का अपरदन होता है, किनारे कटते हैं, तो नदी का जो क्षेत्र है उसमें क्या आ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। और वो देखने में जब अगर उसको हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, अभी हम आपको एक चित्र दिखाते हैं जरा। ये चित्र देखिए, इस चित्र में क्या दिख रहा है, ये नदी है, ये नदी का एक चित्र है जो ऊपर से लिया गया है। इसमें नदी सीधी बह रही है कि आड़ी टेढ़ी सांप की तरह बह रही है? इसमें नदी आड़ी टेढ़ी सांप की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है, यानी विसर्प। जिस प्रकार से सांप चलता है उस तरह से इसमें हम आड़ा तिरछा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है नदी का विसर्प। क्लियर हो गया सबका? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? कोई है जिसको नदी विसर्प समझ में नहीं आया हो? इसी में एक और बिंदु हमने लिखा है, क्या है दूसरा, पढ़िए जरा। गोकुर झील। गोकुर झील के बारे में किसको पता है? गोकुर झील के बारे में कोई भी जो जानता हो कि गोकुर झील मीन्स ये, तो जरा बताओ। नदी से कट के अलग जाती है, नदी से कट के अलग नदी हो जाती है, गोकुर कट कर। अच्छा, इसमें भी देखो हम जो शब्द लिखा है, शब्द की ओर ध्यान देंगे। क्या लिखा है? गोकुर। गोकुर में भी दो शब्द हैं। अगर हम इसको विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो एक है गौ, यानी कि गौ किसको कहते हैं? गाय। गौ यानी कि गाय, है ना। और दूसरा क्या है? खुर। और खुर यानी, खुर क्या होता है? गाय का खुर, पैर, जिसको पैर कहते हैं, जैसे हम पंजा बोलते हैं ना अपना, तो गाय का खुर जिसको कहते हैं गोकुर। अब समझ में आया? अब यहाँ आगे शब्द जुड़ा हुआ है झील, यानी एक झील जो दिखने में कैसे दिखाई देती है। इसके लिए उसका नाम गोकुर क्यों पड़ा? क्योंकि एक झील है जो दिखाई देती है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे गाय का खुर हो, यानी बड़े रूप में। जब ऊपर से देखेंगे, ड्रोन के माध्यम से फोटो लिया जाए या सैटेलाइट के माध्यम से जब देखेंगे, तो ऐसा देखता है जैसे गाय का खुर है। गाय का खुर देखा है अपन ने? अर्धचंद्राकार, एक अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है ना आधे चांद की, उस तरह से गोकुर होता है गाय का खुर। अब वो गोकुर कैसे बनता है? गोकुर झीलें कैसे बनती है? गोकुर झीलें भी इसी के माध्यम से बनती है। अभी हमने पढ़ा कि नदी का विसर्प, नदियाँ क्या करती है, इस तरह से टेढ़े मेढ़े आकृति में सांप की तरह बहती है। मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे जो सांप की तरह जो आकृतियाँ हैं, ये लगातार बढ़ती जाती है। आकृतियाँ और भी, जैसे पहले इस तरह से, बाद में ये और भी पास पास नज़दीक से उसमें जो है मोड़ पड़ते हैं। उसके जो मोड़ है वो धीरे धीरे और भी नज़दीक होते जाते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नदी इस तरह से मोड़ बनाती है, ठीक है। बाद में जब उसका प्रवाह अधिक हो जाता है, ज़्यादा उसके जो किनारों का जो मिट्टी है जब जो ज़्यादा कटने लग जाती है, मिट्टी का अपरदन जब बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो और पास पास में इस तरह से आ जाती है, ठीक है। बना के दिखाओ जरा। अगर मिट्टी का अपरदन बढ़ता जाएगा तो किस तरह से मोड़ उसमें ज़्यादा पास पास में बनेंगे, बना के दिखाओ। मोड़ पास पास में बनते जाएंगे। हाँ बता करो, बहुत बढ़िया। जब मिट्टी का अपरदन होता जाएगा तो मोड़ और भी पास पास में आते जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? विसर्प। विसर्प का घना होना। और इसका पीछे कारण क्या है? पीछे कारण क्या है इसका? मिट्टी का कटना, मिट्टी का अपरदन होना। अब इस तरह से जब वलय पड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जब तेज बारिश होती है, पानी का प्रवाह जब कभी कभी बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो जैसे ये देख रहे हैं हम, यहाँ देखो सब इधर, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से बहती की जा रही है,
कभी तेज बारिश या बाढ़ की जब स्थिति बनती है या तीव्र प्रवाह होता है तो नदी क्या करती है, धीरे धीरे, अच्छा जब पानी इधर से जब यहाँ आएगा तो ज्यादातर उसका जो दबाव है कौन सी जगह पर पड़ेगा? इसका दबाव सबसे ज्यादा ये सामने वाले यहाँ पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बह करके ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से इधर आना है इसको, लेकिन दबाव पूरा पानी का यहाँ सामने पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे कटती जाएगी, कटेगी धीरे धीरे कट करके, और नदी फिर सीधी निकल जाएगी कभी, ठीक है। लगातार जब पानी बहेगा, लगातार जब उसकी गति तीव्रता बढ़ती जाएगी, मिट्टी का कटाव बढ़ता जाएगा, तो ये नदी ऐसे ना बह करके और आगे चल करके क्या करती है, नदी अपना जो रास्ता है वो सीधा बना लेती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों बना लेती है नदी अपना रास्ता सीधा? पानी का प्रवाह, हाँ, पानी का प्रवाह के कारण और मिट्टी का लगातार कटना, मिट्टी का लगातार अपरदित होना, वो मिट्टी पानी इधर ना आकर के जब वो सीधी दिशा की ओर बहता है तो क्या हुआ, यहाँ देखो कोई एक आकृति है, आकृति दिख रही है, ये जगह छूट गई। अब नदी का पानी इधर ना आकर के, नदी का पानी कहाँ जा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है, हाथ लगा के दिखाओ जरा। हाँ, अब वो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है, नदी सीधी दिशा की ओर बहने लगी है, उसने अपना ये पुराना रास्ता छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी इधर आना बंद हो जाएगा, और ये जो स्थान है पहले से जो बना हुआ है इसमें फिर पानी भरा रहेगा, क्योंकि बहना तो अब संभव नहीं है। बहेगा कब ये पानी, जब ये पानी यहाँ से अंदर जाएगा तो इसके साथ ये पानी बहने लगेगा। पानी जाना बंद हो गया मतलब इधर का रास्ता नदी का बंद हो गया प्रवाह का, तो ये क्षेत्र अब इस तरह से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। धीरे धीरे वो पानी अधिक समय तक, क्योंकि बारिश भी होती है, पानी तो हर साल उसमें आएगा, भले इधर का पानी नहीं आएगा, नदी का नहीं आएगा, लेकिन आसपास के क्षेत्र का पानी तो इकट्ठा होकर के इसी क्षेत्र में आकर के इकट्ठा होगा, वो पानी वही का वही भरा करके रह जाएगा। ये जो आकृति में जो पानी भरा रहेगा वो क्या बन जाएगी, फिर वो झील का रूप ले लेगा। तो छोटा स्थान नहीं होता है, वो बड़ा स्थान होता है। अपन यहाँ छोटे रूप में समझ पा रहे हैं, लेकिन स्थान वो बड़ा होता है। तो आगे चल करके जब अधिक समय तक वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, पानी भरा रहता है, वो स्थान एक झील का रूप ले लेता है। और यही जो झील बनती है नदी के प्रवाह के कारण, नदी के मार्ग बदलने के कारण, उसको क्या कहते हैं हम? जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उस स्थान को छोड़ देती है, उसको छोड़ करके अपना मार्ग अलग से बना करके जब वो निकलती है तो गोपुर झीलों का निर्माण करती है। यहाँ हम चित्र में देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन कि गोपुर झील कैसे बनती है? नदी के विसर्प के कारण, नदी के प्रवाह के कारण, मिट्टी के अपरदन के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण एक स्थान छूट जाता है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण वो एक तरह की झील का निर्माण होता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि चलो जरा बताइए किसी एक गोपुर झील का नाम बताइए, तो हम किसका बताएंगे? कोई एक गोपुर झील का नाम, किसी भी एक गोपुर झील का नाम बताना है। हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी झीलें भारत में, विश्व में बहुत सारी झीलें, लेकिन उसमें से हम एक गोपुर झील के बारे में पूछें। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी गोपुर झील का नाम बताएं, ये प्रश्न क्रमांक दूसरा। या प्रश्न क्रमांक तीसरा कि एशिया की सबसे बड़ी गोपुर झील कौन सी होगी, क्या नाम है उसका? भारत की सबसे बड़ी गोपुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोपुर झील कौन सी है? तो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी गोपुर झील या एशिया की सबसे बड़ी गोपुर झील, वो भारत में ही है। हमारा जो एक राज्य है बिहार, उसका जो एक जिला है बेगूसराय जिला, उसमें एक झील है, कौन सी? कांवर झील। कौन सी झील है? कांवर झील। वो कांवर झील भारत की और साथ साथ एशिया महाद्वीप की, हमारा जो महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, नाम याद रहेगा, कांवर झील। ये एक प्रकार की गोपुर झील, ठीक है। अब आगे के लिए आपके लिए ये प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा, आगे के लिए आपके लिए कार्य भी रहेगा कि कितने गोपुर झीलें और किन किन प्रदेशों में कौन कौन सी गोपुर झीलें, उनको हम चयनित करेंगे, उनको हम खोजेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि भाई गोपुर झीलें क्या होती है। अब हम खोजेंगे कि भारत के किन किन प्रदेशों में कौन कौन सी गोपुर झीलें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन वो गोपुर झीलें हैं और वो इसी कारण से बनी है, जो अभी हमने यहाँ समझा ना पूरा, उसकी पूरी प्रोसेसिंग समझ लिए। गोपुर झीलें कैसे बनती है, कारण है कि बिना कारण से बनती है? कारण से बनती है। नदी के
प्रवाह के कारण बनती है, नदी के द्वारा मिट्टी के अपरदन के कारण बनती है। तो जब भी आपके सामने ये दो शब्द आएंगे, नदी विसर्प या गोपुर झीलें, तो क्लियर रहेगा ना। अब जरा एक स्वर में सब बोलेंगे साथ में। नदी विसर्प क्या होता है? नदी विसर्प यानी क्या है? रूप ले लिया, पहाड़ों से उसको वो निकल के आती है और कहाँ आती है? मैदानी क्षेत्रों में जब वो बहती है तो वहां पर किस प्रकार की आकृतियां बनने लग जाती है उसकी? किस प्रकार की आकृति? सर्प की आकृति में जब वो बहती है तो उसको नदी का, उसके नदी के उस प्रवाह क्षेत्र को नदी विसर्प के नाम से हम जानते हैं। दूसरा यही एक बिंदु है, क्या है? गोपुर झील। अब गोपुर झील का बताओ जरा। गोपुर झील कैसे बनती है? दिखने में गोपुर झील कैसी दिखाई देती है? दिखने में कैसे दिखती है वो? जैसे गाय का खुर है, गाय का पैर है, तो आकृति उसकी रहती है गाय के खुर के समान, यानी अर्ध चंद्रा का। और बनती कैसे है? देखो, एक इस चित्र में हम और आपको दिखा रहे हैं। इसमें दिख रही है नदी बह रही है सांप की आकृति की। जो घेरा रंग है, पीला पीला जो दिख रहा है वो नदी है, लेकिन उसके आसपास इस तरह के वो दिख रहे हैं गोपुर झीलें दिख रही है। इस चित्र में, इस चित्र में गोपुर झीलें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो नदी के आसपास दूर दूर पर अलग अलग आकृतियों में गोपुर झीलें दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये यहाँ देखिए, आप यहाँ दिख रही है, ये गोपुर है, गोपुर झील। इसका मतलब क्या है कि अच्छा नदी अभी कहाँ बह रही है? यहाँ पे ये जो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि नदी पहले कहाँ से बहती थी? हाँ, पहले नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो यहाँ तक था, लेकिन धीरे धीरे उसने, नदी ने क्या किया? अपना रास्ता बदल लिया है। गति के कारण उसका रास्ता बदल चुका है, मिट्टी का अधिक कटाव हुआ है, मिट्टी बह चुकी है, इसलिए उसने रास्ता अपना सीधा बना लिया है, वो रास्ता छोड़ दिया है। फिर ये छोड़ा, उसके बाद में देखो दूसरे लेयर को भी छोड़ा है। ये नदी अभी जो बह रही है वो तीसरा लेयर है इसका। ये सबसे पुराना भाग हो गया इसका। सबसे पहले यहाँ से बहती थी, फिर उसके बाद उसने और अपना रास्ता बदला, तो एक गोपुर झील के बाद दूसरी गोपुर झील भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा रास्ता बदला तो यहाँ इसको भी उसने छोड़ दिया, उसके बाद फिर तीसरा क्षेत्र बना लिया। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब इनको भी बदल देगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक गोपुर झील और दिखाई दे रही है। आगे चल करके ये भी एक गोपुर झील बनने वाली है। नदी अब बहती हुई सीधी कहाँ जाएगी? ऐसे, ठीक है, सीधे ऐसे। तो एक गोपुर झील, 1 2 3, ये प्रक्रिया लगातार चलती है। एक यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इसमें, ये यहाँ भी गोपुर झील है। पहले नदी ऐसे जाती थी, फिर धीरे धीरे बहना उसने एक सीध में कर दिया, ये रास्ता छूट गया, वहाँ झील बन गई, एक गोपुर झील बन गई। गोपुर झील कहाँ बनती है ये भी हमें याद रखना है। गोपुर झील हमेशा नदी के किनारे पर बनती है, क्योंकि नदी से ही तो बनती है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ गोपुर झील बन ही नहीं सकती है। तो जब नदी का प्रवाह क्षेत्र रहता है उसी के आसपास ये गोपुर झीलें मिलेगी। नदी के दोनों किनारे, किसी भी किनारे पर ये हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट में ही बनेगी या राइट में ही बनेगी, किसी भी क्षेत्र में वो बन सकती है। पर गोपुर झीलें नदी के किनारों के आसपास के क्षेत्र में, इलाकों में ही बनती हुई हम देख पाएंगे। मुझे लगता है कि गोपुर झील के बारे में आप अधिक स्पष्टता जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं भी कि गोपुर झील कैसे बनती है। नदी विसर्प भी आपने इसके माध्यम से समझ लिया और गोपुर झील को भी आपने समझ लिया। अपने सामने कोई एक गोपुर झील बताओ, इसमें इस आकृति में कोई एक गोपुर झील बताइए। सामने की जो आकृतियां दिख रही है इसमें कोई गोपुर झील दिख रही है क्या तुम्हें? दिखाओ। नदी के विसर्प में कहीं भी तुम्हें कोई गोपुर झील दिख रही है क्या? एक तो यहाँ ये तो है, अपने इस पे समझा है। और भी आगे देखो बहुत सारी स्थान है जहाँ पर हमें गोपुर झीलें बनती हुई दिखाई दे रही है। आप दिखाओ। हाँ, एक वो भी एक गोपुर झील दिख रही है। नदी अपना इस तरह से बह रही है, वो नदी अपना अगर सीधा मार्ग बना लेगी तो एक गोपुर झील कहाँ बनेगी? यहाँ बन जाएगी। इस तरह से प्रकृति में ऐसे असंख्य से रहस्य होते हैं प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि ईश्वर का अगर सबसे बड़ा कोई वरदान है हमारे लिए तो वो प्रकृति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हम प्रकृति को पूजते हैं। प्रकृति पूजनीय है क्योंकि ईश्वर की देन है और उसमें ऐसे असंख्य से रहस्य है। जैसे अभी हमने 2-3 चीजें इसमें समझी, ठीक है।
तो हम प्रकृति के उपासक भी इसलिए तो हम नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको नदी विसर्ग भी और गोकुर झील भी। आगे का काम क्या है मैंने बताया था अभी। आपका अगला जो कार्य रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, आपका असाइनमेंट वर्क रहेगा, उसमें क्या करना है, गोकुर झीलों के बारे में हमें और जानकारी प्राप्त करना है। मैंने अभी एक गोकुर झील का बताया कि भारत की हमारी सबसे बड़ी जो गोकुर झील है बिहार में कांवर झील है, वो एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। अब हमें भारत की और ऐसी गोकुर झीलों की सूचीबद्ध करना है और उनके बारे में जानकारी हम सबको होना चाहिए। हम उसको भी सीखेंगे आज, जैसे ये 2 चीजें सीखी है, इसके साथ साथ अब ज्ञान का क्या करना है, हमें विस्तार करना है। ये जो हमें जानकारी मिली है गोकुर झील की, इस गोकुर झील की जानकारी को यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, इसको और विस्तारित करना है और आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे।